रात को ओवरटाइम कर कर आया हुआ सूरज घोड़े बेचकर सोया हुआ था कि तभी उसकी माँ कलावती की तेज आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसकी नींद खुल गई। सूरज को अब ऐसी आवाज रोज रोज सुनने की आदत पड़ चुकी थी। वो लेटे हुए ही बोला, अब आज क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह ही शुरू हो गई? कलावती गुस्से से बोली, क्या करूं? सुबह सुबह तुम्हारी बीवी के साथ तमाशा किए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप चाय भी शांति से मिल जाए? बूढ़ी माँ के चेहरे पर बच्चों जैसा ताव देखकर सूरज को हंसी आ गई। दोष तो तुम्हारा ही है माँ। अगर संध्या को ढंग से काम करना समझा देती तो यूं रोज रोज बकबक नहीं करना पड़ता। तू तो चुप ही कर, जोरू का गुलाम। अपनी माँ की कमियां ही निकालने लगा। अरे मैं इस अनपढ़ उज्जड़ लड़की को कितना सिखाऊं, कहाँ तक सिखाऊं? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी जैसे इसके माँ बाप ने दहेज में 50 बोरा दूध चीनी दे दिया हो। एक मेरी उषा है, बचपन से ही घर के काम काज में इतनी कुशल है कि लोग इसके काम देख दंग रह जाते हैं। जैसे मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसे ही बहू की माँ ने भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। सूरज बस चुपचाप सब सुनता रहा और कलावती हमेशा की तरह देर तक अपनी बेटी उषा की तारीफ और बहू संध्या की बुराई करती रही। आखिरकार 1 घंटे बाद कलावती का प्रवचन समाप्त हुआ। तभी सूरज ने घड़ी की ओर देखा तो 9 बज गए थे। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो हड़बड़ाते हुए उठा और संध्या को तेज आवाज देते हुए बोला, अरे सुनती हो? इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। संध्या रसोई में खड़े खड़े चुपके से कलावती के 1 घंटे की प्रवचन माला सुन चुकी थी। अपनी सास को जवाब ना दे पाने की विवशता से वो पहले से ही भरी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा सूरज पर उतार दिया और अपनी सास कलावती के हर सवाल का जवाब देते हुए बोली, मैं रसोई घर में बैठकर ऐश कर रही थी और YouTube पर संजीव कपूर से चाय बनाना सीख रही थी। मैं भला ठहरी उज्जड़, गवार और फुअड़ औरत। मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता ना, इसलिए। सूरज बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नजरें गड़ाए बैठा रहा। संध्या 1 कप चाय उसकी बगल में पटक कर चली गई। सूरज अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ और पत्नी दिल की बुरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने तराने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी माँ को शगल था अपनी बेटी उषा की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानने का, जिसके कारण दोनों सास बहू में गाहें बगाहें तानों और उल्हानों के दौर चलते रहते। इसलिए सूरज इन दोनों सास बहू के पचड़े में ना पड़कर मौन व्रत धारण कर लेता और चुपचाप एक कान से सब सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। तभी एक डाकिया आकर कलावती को एक शादी का कार्ड देता है। कलावती खुशी से फूले नहीं समाती। वो सुबह ही सुबह सब बात भूल संध्या को पुकारती है, अरे बहू देखो, उषा बेटी के यहाँ से हमारे लिए निमंत्रण आया है। अगले ही हफ्ते उसकी बेटी अंजलि की शादी है। आई माँ जी। संध्या दौड़ी दौड़ी आती है। फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगती हैं। कितने दिनों बाद उषा बेटी के घर जाना होगा, ये सोच कलावती अपनी हैसियत से भी बाहर जाकर कुछ करना चाहती थी ताकि उसकी बेटी उषा की इज्जत 10 लोगों के बीच बनी रहे। उषा का पति रूपक एक सरकारी विभाग में अधिकारी था, वहीं सूरज एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। पद और पैसा दोनों में जीजा और साली के बीच काफी अंतर आ गया था। समय के साथ यही अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां लाने लगा, जिससे इधर के 7-8 वर्षों में उषा का संबंध अपने मायके से केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह गया था। कलावती उसे कितना बुलाती, लेकिन वो है कि कोई न कोई बहाना बनाकर आती ही ना थी। कलावती अपनी संदूक से अपने जन्म भर की बचत जो 50,000 रुपए थी उसे निकाल संध्या को देती है। ये ले बहू,
जाकर अंजलि बिटिया के लिए आज के जमाने का कोई अच्छा सा सामान लेती आ, उसे मैं गिफ्ट करूंगी। अरे आप रहने दीजिए माँ जी, आपके बेटे ने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं खरीदारी के लिए। हाँ तो ये भी रख ले, उन पैसों से कपड़े ले लेना और इन पैसों से कोई हल्का सा जेवर। मेरी अंजलि बिटिया को मामा और नानी दोनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। संध्या बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। सूरज जब घर आया तब जोड़ तोड़कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिए। फिर क्या था, बेटी को अपने आने की सूचना भेज कलावती अपना पूरा कुनबा समेटे मुंबई के लिए खुशी खुशी रवाना हो गई। उषा उसे अपने आलीशान बंगले के बाहर ही खड़ी मिल गई। कलावती को देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई। एक नौकर ने आकर कलावती का सारा सामान उठाकर अंदर रखा। कहाँ तो कलावती ने सोचा था कि पहुँचते ही उषा पहले की तरह आकर उससे गले लिपट जाएगी, देर से आने के लिए डांटेगी, फटकारेगी, खुद उसकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम संभालने हैं इसकी पूरी फहरिस्त थमा देगी। पर बेटी का रूखा स्वाद देख कलावती को एक धक्का सा लगा और वो चुपचाप अंदर चली गई। नौकर ने आकर बड़े सलीके से सबके सामने चाय नाश्ता रख दिया। तभी उषा आई। अरे माँ, अभी तक आपने एक कप चाय भी खत्म नहीं किया, क्या बात है? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटी। अरे माँ, आप तो घर की ही हो, फिर ये मेहमानों सा बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूँ, ढेर सारे काम हैं, कहाँ कहाँ देखूं? बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती कलावती को कुछ राहत मिली। वो बोली, तू चिंता मत कर उषा, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम पल भर में निपटा देंगे। ठीक है, अभी आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है, उस समय पूरे पहाड़ भर काम होगा, उसे आप लोगों को ही निपटाना होगा। शाम को संगीत का आयोजन खूब राजसी ठाट बाट को ध्यान में रखकर किया गया था। ज्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच गा रही थीं। कलावती ने जितने भी गाने याद किए थे वो सब उनके मन में ही रह गए। उषा ने किसी से उसका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए वो अपरिचित वातावरण में चुपचाप दर्शक बनी अपनी बहू संध्या के साथ बैठी रही। उषा द्वारा की गई अनदेखी उसे मन ही मन दुख दे रही थी। तभी उषा का पति रूपक हड़बड़ाते हुए आता है। हटाओ, हटाओ, सारे कूड़ा करकट को यहाँ से हटाओ, मेरे बॉस आ रहे हैं, उन्हें एक भी तिनका दिखना नहीं चाहिए, सारा हॉल साफ सुथरा कर दो। आनन फानन में कलावती, संध्या और सूरज उठते हैं और जमीन में गिरे हुए सारे ग्लास प्लेटों को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। सारा हॉल फिर से जगमग जगमग चमकने लगता है। तभी रूपक उषा के कान में धीरे से बोलता है, अरे सुनो उषा, इनका क्या होगा? किनका? अरे तुम्हारे घर वालों का। उन्हें कह दो कि मेरे बॉस आने वाले हैं, कपड़े लत्ते ढंग से पहनकर बैठे। अगर मेरे बॉस ने इन्हें इसी हालत में देखा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनका कुछ करती हूँ। उषा अपनी अलमारी से अपने घर वालों के लिए कुछ कपड़े निकालकर संध्या को देती है। अरे दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने यहाँ से ढेर सारे कपड़े लाए हैं। उषा गुस्से में बोली, जरूरत क्यों नहीं है भाभी? अगर आप लोगों को ये कपड़े नहीं दूंगी तो आप लोग वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे। अभी रूपक के बॉस आने वाले हैं, अगर वो जान गए कि आप लोग मेरी माँ और भाभी हैं तो इस फूहड़ पहनावे को देखकर वो क्या सोचेंगे? आप लोगों को भले ही मेरी इज्जत का कोई ख्याल ना हो, पर मुझे तो है ना। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से ना जाने कितना सामान आता है। एक मेरा मायका है पूरा कंगाल, जितना वो लोग लेकर नहीं आए हैं उससे ज्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। ये सुन संध्या रुहासी सी हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कलावती भी कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, उससे और नहीं सुना गया और वो रोते रोते अपने कमरे में आ गई। उसे ये बात बेहद चुभ रही थी कि उसकी बेटी उषा अब पहले जैसी नहीं रही। पति का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसे घमंड हो गया है।
आज तक वो अपनी बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। इन अनजाने शहर में भी उसके हर काम और सुविधा असुविधा का ध्यान संध्या बहू ही रखती है। हमेशा उसे बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। फिर भी ना जाने क्यों उनके अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही। शायद इसी को कहते हैं घर की बहू दाल बराबर। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रूपक चीखता है, लगता है बॉस आ गए। उषा, समझ गई ना क्या करना है? जी बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर बॉस का स्वागत करिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। रूपक घबराते हुए दरवाजा खोलता है और मुस्कुराते हुए बॉस का स्वागत करता है। फिर घड़ी की सुई की तरह हर समय उनके आगे पीछे घूमता रहता है। कलावती भी उषा द्वारा दिए गए जीन्स टॉप पहनकर बैठी होती है। उसने अपने 60 वर्षों के जीवन में पहली बार जीन्स टॉप पहना था, इसलिए वो खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। तभी रूपक के बॉस की उन पर नजर पड़ती है। हेलो, हाउ डू यू डू? उषा धीरे से कलावती के पीछे से बोली, कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हाउ डू यू डू? कलावती धीरे से सकुचाती हुई बोली, हाउ हाउ डू डू लू लू। ये सुनते ही बॉस जोर से हंस पड़ा। रूपक गुस्से से उषा की तरफ देखने लगा और उषा अपनी माँ कलावती की तरफ। रूपक बात को संभालते हुए बोला, मेरी मदर इन लॉ गांव की है सर, इसलिए उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। बॉस ये सुनते ही खुशी से चहक पड़े। अच्छा, गांव की है, तब तो तुम्हारी मदर इन लॉ को गांव का पारंपरिक नाच गाना आता होगा। उनसे कहो ना, थोड़ा मुझे भी लोक गीतों पर नाच गा कर दिखाए। मैं शहरी लोगों का वही केवल बॉलीवुड सॉन्ग पर नाच गाना देखकर बोर हो गया हूँ। बिल्कुल सर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी माँ को नाचने गाने का बहुत शौक है, वो अभी आपकी फरमाइश पूरी करेंगी। कलावती उषा को इशारों में इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन उषा के ऊपर तो रूपक के बॉस को इम्प्रेस करने का भूत सवार था। वो कलावती को पकड़कर कुर्सी पर से उठा देती है और हॉल में ले जाकर खड़ा कर देती है। जीन्स टॉप पहनी हुई कलावती पहले ही असहज थी, अब तो उसके ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वो नाचने के लिए जैसे ही एक ठुमका लगाती है, उसके कपड़े फट जाते हैं। सारे हॉल में फिर से हंसी ठिठोली होने लगती है। उषा गुस्से में उठकर कलावती के पास जाती है। तुम किसी काम की नहीं हो माँ, करवा दी ना मेरी बेइज्जती, अनपढ़ कहीं की। एक काम ढंग से नहीं करना आता। सारी गलती मेरी ही है कि मैंने अपनी बेटी की शादी में अनपढ़ों देहातियों को न्योता दे दिया। उषा द्वारा निरंतर बेइज्जती किए जाने के कारण कलावती को बहुत दुख होता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी उषा पैसे वाली बनने के बाद उसे असंस्कारी, देहाती और उज्जड़ समझेगी, जैसे कि वो अपनी बहू संध्या को समझती थी। आखिरकार उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो शादी बीच में छोड़कर अपने घर वापस आ गई। उषा ने भी उसे फिर नहीं बुलाया। उस दिन के बाद से कलावती को समझ आ गया था कि जिस बहू को वो कोयला समझती थी, वो तो हीरा थी।